चलिए बाउंड्स चल रहा था हम लोग का, बाउंड्स में आगे लिखिए बाउंडेड सीक्वेंस इन कैपिटल आर। नेक्स्ट हेडलाइन है बाउंडेड सीक्वेंस इन कैपिटल आर, बाउंडेड सीक्वेंस इन कैपिटल आर। देखिए बाउंड्स के बारे में आप लोग पहले से भी जानते हैं। बाउंड में आपको दो बातें बताई गई थी, एक बाउंडेड बिलो बताया गया था, एक बाउंडेड अबव बताया गया था। ठीक है, कहा गया था कि कोई भी सीक्वेंस बाउंडेड बिलो तब होगा जब मान ले रहे हैं हमारे पास an कोई सीक्वेंस है, तो इस सीक्वेंस को हम बाउंडेड बिलो तब कहेंगे जब an ए में आर में पाए जाने वाले, आर का नाम लिया है, आर में पाए जाने वाले सभी एलिमेंट से छोटा या बराबर होगा। तो उस केस में हम लोग एन को बोलते हैं बाउंडेड बिलो, और ऐसे बाउंडेड बिलो, और कोई भी सीक्वेंस ए एन बाउंडेड अबव तब होगा, बाउंडेड अबव तब होगा जब वो ए आर में पाए जाने वाले सारे एलिमेंट से छोटा या बराबर होगा। ठीक उल्टी डेफिनेशन यहाँ पे लगाई जा रही है आपकी। पहले में आपसे कहा गया कि बाउंडेड अबव तब होगा जब वो ए में पाए जाने वाले सारे एलिमेंट से छोटा या बराबर हो, बाउंडेड बिलो तब होगा जब वो ए में पाए जाने वाले सारे एलिमेंट से बड़ा या बराबर हो। बाउंडेड बिलो में बड़ा या बराबर, बाउंडेड अबव में छोटा या बराबर होता है। तो इस केस में हम एलिमेंट्स को बाउंडेड अबव या बाउंडेड बिलो कहते हैं। ठीक है, बाउंडेड अबव में उल्टी डेफिनेशन, बाउंडेड बिलो में ठीक उल्टी डेफिनेशन यहाँ पे एप्लीकेबल की गई है। इस केस में हम अपने सीक्वेंस को बाउंडेड अबव या बाउंडेड बिलो कहते हैं। लिखिए सीक्वेंस ए एन, आपको पता है सीक्वेंस को हमेशा वी ब्रैकेट में लिखते हैं। सीक्वेंस ए एन सीक्वेंस ए एन इन कैपिटल आर is said to be bounded below if there exists an element A belongs to R, if there exists an element A belongs to R such that ये बाउंडेड बिलो है तो ये ए से बड़ा या बराबर होगा फॉर एवरी स्मॉल एन बिलोंग्स टू कैपिटल एन के लिए, और बाउंडेड अबव है तो ये ए एन छोटा या बराबर होगा फॉर एवरी एन बिलोंग्स टू कैपिटल एन के लिए। सच दैट लिख लिया। देखिए इस केस में हम ए को कहते हैं लोअर बाउंड। क्यों? क्योंकि ए छोटा या बराबर है ए एन में पाए जाने वाले सारे एलिमेंट से, और इस केस में हम ए को कहते हैं अपर बाउंड, क्योंकि ए बड़ा है ए एन में पाए जाने वाले सारे एलिमेंट से। इन अबव केस ए इज कॉल्ड लोअर बाउंड एंड इन बिलो केस ए इज कॉल्ड अपर बाउंड। ठीक है, ये सारी बातें अब आप लोग लिख लीजिए। लाइन चेंज करके लिखिए एन एलिमेंट स्मॉल ए is called a lower bound of the sequence an
AN, लाइन चेंज करके लिखिए, a sequence AN in capital R, a sequence AN in capital R is said to be bounded above if there exist a sequence AN in capital R is said to be bounded above if there exists an element small a belongs to capital R, such that नीचे वाला लिख लीजिए, AN लेस देन और इक्वल टू स्मॉल a फॉर एवरी स्मॉल n बिलोंग्स टू कैपिटल N। नीचे से लिखिए, द एलिमेंट स्मॉल a इज कॉल्ड an upper bound of the sequence AN। The element small a is called an upper bound of the sequence AN। नीचे से लाइन चेंज करके लिखिए, a sequence AN in capital R, a sequence AN in capital R is said to be bounded if it is bounded below as well as bounded above, if it is bounded below as well as bounded above। देखिए क्या कहा गया, कोई भी सीक्वेंस बाउंडेड तब कहलाएगा जब वो बाउंडेड अबव भी होगा और बाउंडेड बिलो भी। अगर हमारा कोई सीक्वेंस बाउंडेड अबव भी है और बाउंडेड बिलो भी है, उस केस में हम अपने सीक्वेंस को बाउंडेड सीक्वेंस कहते हैं। मतलब किसी भी सीक्वेंस के लिए बाउंडेड होने के लिए ये ज़रूरी है कि उसका लोअर बाउंड भी एग्जिस्ट करे, उसका अपर बाउंड भी एग्जिस्ट करे। मान ले रहे हैं कि हमारे पास लोअर बाउंड है A और अपर बाउंड है B, लोअर बाउंड है A, अपर बाउंड है B, तो इस केस में हम कहेंगे कि AN ये लोअर है, ये छोटा या बराबर होगा AN से और ये बड़ा या बराबर होगा AN से। B अपर है और A लोअर है। इन सच आ केस हम अपने AN सीक्वेंस को बाउंडेड सीक्वेंस कहते हैं। ठीक है, नीचे से लिखिए, इफ देयर एग्जिस्ट अ रियल नंबर स्मॉल a एंड स्मॉल b सच दैट, if there exists a real number small a and small b such that, if there exists a real number small a and small b such that, ये एक्सप्रेशन लिखिए, a is less than or equal to an is less than or equal to b for every small n belongs to n, then the sequence an is called bounded sequence. Then the sequence an is called bounded sequence. Then the sequence an is called
बाउंडेड सीक्वेंस। नीचे से लिखिए, इन अदर वर्ड्स, एक परिभाषा और दी गई इसको कन्वीनियंट करने के लिए, कहते हैं कि अगर कोई पॉजिटिव रियल नंबर एग्जिस्ट करे या पॉजिटिव इंटीजर एग्जिस्ट करे इस तरीके से कि मॉड ऑफ ए एन लेस देन और इक्वल टू कैपिटल एन हो जाए फॉर एवरी स्मॉल एन बिलोंग्स टू कैपिटल एन, तो उस केस में भी हम ए एन को बाउंडेड कहते हैं। क्यों? क्योंकि अगर आप इसको सॉल्व करेंगे तो मिलेगा माइनस एम लेस देन और इक्वल टू ए एन इज लेस देन और इक्वल टू कैपिटल एम। इस केस में इसका लोअर बाउंड ये होगा, अपर बाउंड ये होगा, मतलब अब भी ए एन बाउंडेड बिलो और बाउंडेड अबव दोनों हो रहा है, तो इस केस में हम ए एन को बाउंडेड सीक्वेंस कहते हैं। हमने इसी डेफिनेशन को कॉम्पैक्ट करके ये फॉर्म लिख दिया। क्या कहा कि अगर कोई m ऐसा पॉजिटिव इंटीजर मिलता है कि ए एन की हर एक वैल्यू m से छोटी या बराबर हो गई, तो उस केस में भी हम लोग ए एन को बाउंडेड सीक्वेंस कहते हैं। ठीक है, लिखिए इस बात को। इन अदर वर्ड्स a sequence an, in other words a sequence an is said to be bounded, in other words a sequence an is said to be bounded if there exists a positive integer capital M, if there exists a positive integer capital M such that ये एक्सप्रेशन लिख लीजिए, ये mod of an is less than or equal to capital M, mod of an is less than or equal to capital M for every small n belongs to capital N, for every small n belongs to capital N। नीचे से लिखिए, where capital M is maximum of lower bound and upper bound, where capital M is maximum of lower bound and upper bound, where capital M is maximum of lower bound and upper bound। ठीक है, नीचे से लाइन चेंज करके लिखिए। देखिए, सुप्रीमम और इन्फीमम हम आपको बता चुके हैं। लोअर बाउंड में जो ग्रेटेस्ट होता है उसको हम इन्फीमम कहते हैं, अपर बाउंड में जो लीस्ट होता है उसको हम सुप्रीमम कहते हैं। सेम वही चीज़ अब इसके लिए हम लिखने चल रहे हैं। पैराग्राफ चेंज करके लिखिए, द सुप्रीमम एंड द इन्फीमम ऑफ द सुप्रीमम एंड द इन्फीमम ऑफ द बाउंडेड range of a bounded sequence an in capital R comma is called its supremum and infimum, is called its supremum and infimum, is called its supremum and infimum, is called its supremum and infimum। फिर पैराग्राफ चेंज करके लिखिए, a sequence an which is not bounded, a sequence an which is not bounded
is called unbounded, is called unbounded, is called unbounded। देखिए सबसे पहले हमने देखा कि सीक्वेंस, बाउंडेड सीक्वेंस कब कहलाएगा, जब वो बाउंडेड अबव और बाउंडेड बिलो हो। बाउंडेड अबव और बाउंडेड बिलो होने का मतलब उसका लोअर बाउंड और अपर बाउंड एग्जिस्ट करें। लोअर बाउंड हमने मान लिया ए है, अपर बाउंड हमने मान लिया यहाँ पे ए है, और अगर ये इसके बीच में लाई कर गया तो इस केस में हम लोग ए एन का लोअर बाउंड ए और अपर बाउंड बी मानेंगे। चूंकि इसका लोअर बाउंड और अपर बाउंड दोनों एग्जिस्ट कर रहा है तो ये सीक्वेंस बाउंडेड अबव और बाउंडेड बिलो दोनों होगा। इन सच अ केस वी कैन से दैट द सीक्वेंस ए एन इज बाउंडेड सीक्वेंस। ए एन हमारा बाउंडेड सीक्वेंस होगा। इस डेफिनेशन को और मॉडिफाई किया और कहा कि मान लीजिए m कोई भी पॉजिटिव इंटीजर है तो उस केस में अगर वो इस डेफिनेशन को सेटिस्फाई कर गया तो हम इस सीक्वेंस को बाउंडेड सीक्वेंस कहते हैं। ठीक है, फिर कहा गया कि जो भी सीक्वेंस बाउंडेड नहीं होगा उस सीक्वेंस को हम लोग अनबाउंडेड कहेंगे। ठीक, थ्योरम लिखिए, एवरी कन्वर्जेंट सीक्वेंस इज बाउंडेड सीक्वेंस, every convergent sequence is bounded sequence, every convergent sequence is bounded sequence, but the converse is not necessarily true, but the converse is not necessarily true, but the converse is not necessarily true। देखिए हम लोग को क्या दिखाना है कि कोई हम कन्वर्जेंट सीक्वेंस लेंगे तो कह रहा है जो भी कन्वर्जेंट सीक्वेंस होता है वो बाउंडेड सीक्वेंस होता है, लेकिन बाउंडेड सीक्वेंस कन्वर्जेंट हो ऐसा एकदम ज़रूरी नहीं है। कन्वर्जेंट सीक्वेंस बाउंडेड होता है, बाउंडेड कन्वर्जेंट हो ऐसा बिल्कुल ज़रूरी नहीं है। ठीक है, तो हम लोग करेंगे क्या, सबसे पहले एक कन्वर्जेंट सीक्वेंस लेंगे और दिखा देंगे कि वो सीक्वेंस बाउंडेड हो रहा है। लिखिए, प्रूफ में लिखिए, लिखिए लेट ए एन be any convergent sequence, let a n be any convergent sequence, let a n be any convergent sequence which converges to a limit small l, which converges to a limit स्मॉल एल। मान ले रहे हैं ए एन कन्वर्जेंट है और वो कन्वर्ज कर रहा है स्मॉल एल पे। कन्वर्जेंस की परिभाषा लगाने जा रहे हैं, नीचे से लिखिए, देन करस्पॉन्डिंग टू एप्साइलन, देन करस्पॉन्डिंग टू epsilon greater than 0, then corresponding to epsilon greater than 0 there exists m belongs to capital N such that there exists m belongs to capital N such that डेफिनेशन होती है मॉड ए एन माइनस एल लेस देन एप्साइलन फॉर एवरी स्मॉल एन इज ग्रेटर देन एम। दिस इम्प्लाइज मॉड ऑफ ए एन माइनस एल लेस देन एप्साइलन की वैल्यू हमने 1 मान ली से फॉर एवरी स्मॉल एन ग्रेटर देन एम। चूँकि ये डेफिनेशन फॉर एवरी एप्साइलन ग्रेटर देन 0 के लिए होल्ड होती है तो यहाँ पे आप कोई भी वैल्यू क्यों ना ले लीजिए, ये डेफिनेशन होल्ड होगी। दिस इम्प्लाइज दैट -1 लेस देन ए एन माइनस एल
less than +1. This implies that L minus 1 less than AN less than L plus 1 for every N greater than M. लिखिए, उतारिए यहाँ तक। यहाँ तक उतारिए, फिर अब हम आप लोग को समझाएंगे कुछ। चलिए अब देखिए, अगर आप रियल नंबर लाइन पे नोटिस करें तो रियल नंबर लाइन पे हमसे कह रहा है कि ये L माइनस 1 है, ये L प्लस 1 है, ये यहाँ कहीं हमारा AN है। तो A1 A2 A3 डैश 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 AN प्लस 1 AN प्लस 2 डैश 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 L प्लस 1, यही हमारा बैरियर है। अब हम मान ले रहे हैं A इज इक्वल टू इन सब का भाई लोअर बाउंड में या इन्फीमम में, इन सब में जो सबसे छोटा है उसको A मान ले रहे हैं। मिनिमम ऑफ L माइनस 1 A1 A2 A3 डैश 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 AN, और इन सब में जो सबसे बड़ा है L प्लस 1 को लेकर के, ये मान लीजिए हटा दिए, इन सब में जो सबसे बड़ा है मैक्सिमम ऑफ L प्लस 1 या A1, यहीं से लिख रहे हैं A1 A2 A3 डैश 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 AN L प्लस 1। भाई लोअर बाउंड और अपर बाउंड डिफाइन करना। लोअर बाउंड का मतलब होता है जो इस सीक्वेंस के सारे एलिमेंट से छोटा हो, अपर बाउंड का मतलब होता है जो इस सीक्वेंस के सारे एलिमेंट से बड़ा हो। तो यहाँ तक में हमने लोअर ले लिया और यहाँ तक में हमने अपर ले लिया। यहाँ से यहाँ तक में लोअर बाउंड के लिए, यहाँ से यहाँ तक में अपर बाउंड के लिए। ये सेक्शन कॉमन है। इफ़ वी विल टेक लोअर देन वी विल टेक दिस, इफ़ वी विल टेक अपर देन वी विल टेक दिस। जब लोअर की बात करेंगे तो ये लेंगे, अपर की बात करेंगे तो वो लेंगे। बस इतने का ही डिफरेंस होगा दोनों में। लिखिए लिखिए, लेट अस कंसीडर A इज इक्वल टू, लेट अस कंसीडर A इज इक्वल टू, A और B लिख लीजिए। लेट अस कंसीडर A इज इक्वल टू और B इज इक्वल टू, ये दोनों लिख लीजिए। लेट अस कंसीडर A इज इक्वल टू एंड B इज इक्वल टू। इन सब में सबसे छोटा A है, A, इन सब में सबसे छोटा A है, तो AN A से छोटा या बराबर होगा, और इन सब में सबसे बड़ा B है तो AN B से छोटा या बराबर होगा
फॉर एवरी स्मॉल n बिलोंग्स टू कैपिटल N। लिखिए इस बात को। देन क्लियरली ये देन क्लियरली ये देन क्लियरली ये नीचे से लिखिए विच शोज दैट an इज अ बाउंडेड सीक्वेंस, विच शोज दैट an इज अ बाउंडेड सीक्वेंस, विच शोज दैट an इज अ बाउंडेड सीक्वेंस, विच शोज दैट an इज अ बाउंडेड सीक्वेंस। हमने an को कन्वर्जेंट माना था जो कि बाउंडेड निकला, इसका मतलब हर एक कन्वर्जेंट सीक्वेंस बाउंडेड सीक्वेंस होता है। नीचे से लिखिए दस एवरी कन्वर्जेंट सीक्वेंस इज अ बाउंडेड सीक्वेंस। Thus, every convergent sequence is a bounded sequence. Thus, every convergent sequence is a bounded sequence. हमने एक पार्ट दिखा दिया कि कन्वर्जेंट सीक्वेंस बाउंडेड सीक्वेंस होता है। अब हम इसका ठीक उल्टा करेंगे। हम क्या करेंगे कि एक सीक्वेंस ले लेंगे जो कि बाउंडेड है और दिखा देंगे कि वो कन्वर्जेंट नहीं है, मतलब इसका कन्वर्स पार्ट ज़रूरी नहीं है कि ट्रू हो। नीचे से लिखिए conversely let us suppose that an is a bounded sequence. an is a bounded sequence, then we have to show that it is not necessarily for a bounded sequence to be a convergent sequence. For a bounded sequence to be a convergent sequence. For a bounded sequence to be a convergent sequence. Full stop. It can be shown by the following example. It can be shown for the following example. It can be shown from the following example. अब हम लोग क्या करेंगे, एक बाउंडेड सीक्वेंस लेकर के चल रहे हैं। बाउंडेड सीक्वेंस का सबसे छोटा और सबसे बेहतरीन एग्जाम्पल होता है आपका an इज इक्वल टू -1 टू द पावर n। ठीक है, ये हमारा बाउंडेड सीक्वेंस है। अगर हम इस सीक्वेंस की बात करेंगे तो मिलेगा -1 an 1 -1 इसका लोअर बाउंड होगा और +1 इसका अपर बाउंड होगा। चूँकि an के लोअर बाउंड और अपर बाउंड दोनों एग्जिस्ट किए, मतलब हमारा सीक्वेंस an बाउंडेड सीक्वेंस है। अपर बाउंड और लोअर बाउंड दोनों एग्जिस्ट करने के कारण ये बाउंडेड बिलो और बाउंडेड अबव दोनों है। लिखिए लेट an इज इक्वल टू, ऐसे ही लिखिएगा, लेट v ब्रैकेट में an इज इक्वल टू v ब्रैकेट में -1 टू द पावर n। लेट v ब्रैकेट में an इज इक्वल टू v ब्रैकेट में -1 टू द पावर n। नीचे से लिखिए ऑब्वियसली
this sequence is bounded, obviously this sequence is bounded as it have minus 1 and 1 minus 1 and 1 minus 1 and 1 as its lower bound and upper bound respectively, as its lower bound and upper bound respectively, as its lower bound and upper bound respectively. That is ये लिख लीजिए, ये that is ये। अब हम लोग को ये दिखाना है कि ये सीक्वेंस कन्वर्जेंट नहीं होगा, तो ठीक इसका उल्टा मान लेंगे ये सीक्वेंस कन्वर्जेंट है और किसी पॉइंट L पे कन्वर्ज कर रहा है। अंत में जाकर के कॉन्ट्रडिक्शन मिलेगा। कॉन्ट्रडिक्शन क्यों मिला? क्योंकि हमने कुछ गलत माना है। अपनी गलती को जैसे ही हम सुधारेंगे हमको हमारा रिजल्ट मिल जाएगा। ठीक है, नीचे से लिखिए, नाउ वी हैव टू ओनली शो दैट the sequence AN is not convergent. Now we have to only show that the sequence AN is not convergent. नीचे से लिखिए, if possible let us consider the sequence AN is convergent. If possible, let us consider the sequence AN is convergent, that is limit n tends to infinite AN is equal to L, that is limit n tends to infinite AN is equal to L। अब कन्वर्जेंट की परिभाषा लगाएंगे। नीचे से लिखिए, देन फॉर एवरी एप्सिलॉन ग्रेटर देन 0 देयर एग्जिस्ट m बिलोंग्स टू कैपिटल N सच दैट क्या होती है, मॉड AN माइनस L less than epsilon for every n greater than m. This implies that mod AN minus L less than epsilon is equal to 1/2 मान रहे से, चूंकि ये डेफिनेशन फॉर एवरी के लिए होल्ड होती है तो इसके लिए भी होल्ड होगी, फॉर एवरी n ग्रेटर देन m। इसको मान लीजिए इक्वेशन नंबर 1। फिर देखिए, नाउ from equation 1, we have, देखिए जब n हमारा इवन नंबर होता है तो उस केस में an की वैल्यू हमको मिलेगी -1 पे पावर 2 मतलब 1 4 1 1 1 मतलब an की वैल्यू कितनी आएगी 1 मिलेगा। 1 माइनस L less than 1/2 for when if n is even, और जब n odd होता है, if n is odd तो उस केस में इसकी वैल्यू होती है -1 माइनस L less than 1/2। ठीक है, आगे देखिए, दिस इम्प्लाइज दैट, इसको लिखा जा सकता है, दिस इम्प्लाइज दैट 1 plus L less than 1/2 if n is odd. Now
देखिएगा नाउ, अब हम लोग अपने मन से mod 2 की वैल्यू निकालेंगे, तो लिखेंगे 1 + 1 इज इक्वल टू 1 + L + 1 - L। दिस इम्प्लाइज दैट mod 2, लगाइए, mod A + B की परिभाषा लेस देन और इक्वल टू mod A + mod B। दिस इम्प्लाइज दैट mod 2 1 + L की जगह लेस देन 1/2, 1 - L की जगह लेस देन 1/2। दिस इम्प्लाइज दैट mod 2 लेस देन 1। mod 2 की वैल्यू होती है 2, 2 लेस देन 1। 2 लेस देन 1 इज नॉट पॉसिबल, विच इज कॉन्ट्राडिक्शन। कॉन्ट्राडिक्शन क्यों मिला? क्योंकि हमने कुछ गलत माना, गलती को सुधारिए और हम लोग कह देंगे कि ये हमारा इस पे कन्वर्जेंट नहीं होगा, मतलब लिया गया सीक्वेंस कन्वर्जेंट नहीं होगा। उतार डालिए पूरा इतना, देन फॉर एवरी एप्सिलॉन से उतारिए, देन फॉर एवरी एप्सिलॉन ग्रेटर देन 0 से उतारना शुरू करिए। हाँ पूरा उतार लीजिए, mod 2 लेस देन 1 तक। जैसे ही ये ख़त्म हो जाएगा अब उसके बाद हम लोग सेक्शन बी पे अप्रोच कर जाएंगे, ठीक है, मतलब सेक्शन बी फिर शुरू कर देंगे। नीचे से लिखिए, विच इज़ नॉट पॉसिबल, विच इज़ नॉट पॉसिबल, विच इज़ नॉट पॉसिबल, नहीं हुआ है, उतार लीजिए।
लिखिए, विच इज़ नॉट पॉसिबल एंड हेंस आवर अजम्पशन इज रॉन्ग, एंड हेंस आवर अजम्पशन इज रॉन्ग, and the sequence an is equal to -1 to the power n is not convergent, and hence the sequence an is equal to -1 to the power n is not convergent, and hence the sequence an is equal to -1 to the power n is not convergent. नीचे से लिखिए, thus a bounded sequence need not to be always convergent sequence. Hence the bounded sequence need not to be always a convergent sequence. A convergent sequence. Next theorem लिखिए. नेक्स्ट थ्योरम लिखिए, इफ द सीक्वेंस an and bn, if the sequence an and bn are convergent, if the sequence an and bn are convergent such that limit n tends to infinite an is equal to a and limit n tends to infinite bn is equal to b, such that limit n tends to infinite an is equal to a and limit n tends to infinite bn is equal to b, then prove the following. चलिए पहला लिखिए. पहला, लिमिट n tends to infinite kan is equal to ka for some k belongs to R. For some k belongs to R. देखिए, इस एक्सप्रेशन का क्या मतलब हुआ कि an कन्वर्ज कर रहा है a पे, और इस एक्सप्रेशन का मतलब हुआ कि bn कन्वर्ज कर रहा है b पे. अब हमको दिखाना है कि kan कन्वर्ज करेगा ka पे या kbn कन्वर्ज करेगा kb पे. जहाँ पे k कोई भी रियल नंबर है, इट शुड बी पॉजिटिव, नेगेटिव और इक्वल टू 0, कुछ भी आप इसमें ले सकते हैं. तो वो आपको कन्वर्जेंट दिखाना है. अगर ये हमारी कन्वर्जेंस की डेफिनेशन को होल्ड कर गया तो हमारा कन्वर्जेंट हो जाएगा. डालिए प्रूफ. प्रूफ अभी हमने आपसे जिक्र किया कि k कोई भी रियल नंबर है, तो इसकी पॉसिबिलिटीज क्या होंगी? आइदर ग्रेटर देन 0, इक्वल टू 0 और लेस देन 0. इन तीनों पॉस्टुलेट्स में हम इसको प्रूफ करेंगे. एक दफ़ा हम मान लेंगे कि ये 0 है और एक दफ़ा हम लोग मान लेंगे कि 0 नहीं है. 0 नहीं होने का मतलब आइदर शुड बी नेगेटिव और पॉजिटिव, इट डजेंट मैटर फॉर अस. ठीक है, लिखिए प्रूफ में, इफ़ k इज इक्वल टू 0, जैसे ही k 0 हो जाएगा ये पूरा टर्म 0 हो जाएगा. मतलब कांस्टेंट सीक्वेंस 0 है, ऑब्वियसली वो 0 पे कन्वर्ट करेगा. मतलब हम ये मान लेंगे कि इस केस में थ्योरम अपने आप प्रूफ हो रहा है, हमको कोई भी चीज़ दिखाने की ज़रूरत नहीं है. LHS भी 0 हो जाएगा और RHS भी. मतलब कंडीशन ट्रिवियल कहलाती है. ट्रिवियल मतलब ऐसा होता नहीं है, लेकिन अगर हुआ भी तो हम मान लेंगे कि वो ऑब्वियसली ट्रू होता है. लिखिए, इफ k इज इक्वल टू 0 देन द रिजल्ट इज ट्रिवियल, देन द रिजल्ट इज ट्रिवियल,
then the result is trivial. If k is equal to 0, then the result is trivial. If k does not equal to 0, then let, जब k does not equal to 0 है तो हम लोग को दिया गया है कि लिमिट n टेंड्स टू इनफाइनाइट an is equal to a. Then for every epsilon greater than 0, there exists m belongs to n such that mod of an minus a less than epsilon होता है. इसमें हम मॉड k से डिवाइड कर रहे हैं, चूँकि k 0 के बराबर नहीं है तो हर एक वैल्यू के लिए ये चीज़ होल्ड करेगी. इज लेस देन ये फॉर एवरी स्मॉल n इज ग्रेटर देन कैपिटल N. This implies that mod of k, mod of an minus a less than epsilon for every small n greater than capital M. This implies, अंदर भेज दीजिए, k an minus k a less than epsilon for every small n greater than capital M. This implies that, इससे तुरंत मिल जाएगा लिमिट n टेंड्स टू इनफाइनाइट k a n इज इक्वल टू k a, मतलब k a n कन्वर्ज कर रहा है k a पे. उतार लीजिए. हो गया भाई. दूसरा पॉइंट, दूसरा लिखिए, लिमिट n टेंड्स टू इनफाइनाइट an प्लस bn इज इक्वल टू a प्लस b. लिमिट n टेंड्स टू इनफाइनाइट an प्लस bn इज इक्वल टू a प्लस b. डालिए प्रूफ. देख लीजिए, पहले आपको दिया गया है सिंस इट इज गिवन दैट, दे रखा है लिमिट n टेंड्स टू इनफाइनाइट an इज इक्वल टू a. इसका मतलब होता है फॉर एवरी एप्साइलन, देन for every epsilon greater than 0, there exists m1 belongs to capital N such that mod of an minus a less than epsilon for every m1 is greater than n. Sorry, for every n is greater than m1. This implies that mod of an minus a is less than, for every epsilon है
तो एप्साइलन की वैल्यू मान ले रहे हैं 1/2, या एप्साइलन बाई 2 ही आप सीधे मान लीजिए, एप्साइलन बाई 2, यहाँ पे भी 2 मान लीजिए, ठीक है। एप्साइलन बाई 2 मान के डायरेक्ट लिख दे रहे हैं, खत्म हो जाएगा, टेंशन ही खत्म हो जाएगा ना। अगेन फिर आपको दिया गया है सिंस लिमिट n टेंड्स टू इनफाइनाइट bn is equal to b, then for every epsilon greater than 0 there exists m2 belongs to n such that mod of bn minus b less than epsilon by 2 for every n is greater than m2, इक्वेशन नंबर 2। आपको पता है कि चूंकि ये m1 और m2 दोनों दिया गया, तो आपसे हम कहते थे कि इसका मैक्सिमम ले लीजिए। जैसे ही आप मैक्सिमम लेंगे ये दोनों ही रिजल्ट m के लिए होल्ड करने लग जाएंगे। इस बात को हमने लिमिट यूनिक होती है उसमें पहले ही समझा दिया था। मान ले रहे हैं लेट अस कंसीडर m इज इक्वल टू मैक्सिमम ऑफ m1 m2, देन both the equation, then both the above equation 1 and 2 holds good। एक और दो इक्वेशन दोनों ही होल्ड कर जाएंगे। मिलेगा आपको मॉड ऑफ ए एन माइनस ए लेस देन एप्साइलन बाई 2 फॉर एवरी एन ग्रेटर देन m3 and mod of bn minus b less than epsilon by 2 for every n greater than m4। ये दोनों ही इक्वेशन उसके लिए होल्ड करने लगे। ये आप लोगों को हम पहले भी बता चुके हैं जब आप लोगों ने लिमिट वाला सेक्शन पढ़ा था कि किसी भी कन्वर्जेंट सीक्वेंस की लिमिट क्या होती है, यूनिक होती है। होता क्या है, मान लीजिए इस तरीके से बताया था आपको कि ये रिजल्ट m1 की वैल्यू 10 ले ली, m2 की वैल्यू 20 ले ली, तो ये रिजल्ट 11, 12, 13 एंड सो ऑन के लिए होल्ड होगा। ये 20, 21, 22 एंड सो ऑन के लिए होल्ड होगा। दोनों का मैक्सिमम लेंगे तो ऑब्वियसली 20 आएगा, तो 20 से बड़े के लिए तो ये होल्ड हो रहा है। ये भी आप देखेंगे तो 20 से बड़े के लिए ये भी होल्ड कर जाएगा, क्योंकि ये 10 से बड़े सबके लिए होल्ड होगा, तो 20 से बड़े के लिए भी सबके होल्ड हो जाएगा। इस तरीके से आपको ये चीज़ लिखना बताई गई थी पूरे एक्सप्लेनेशन के साथ। अब देखिए नेक्स्ट स्टेप में अब हम क्या करेंगे। नाउ अब हम लोग को शो करना है कि ए एन प्लस बी एन कन्वर्ज करेगा ए प्लस बी पे। कब कन्वर्ज करता है, जब उसकी मॉड वैल्यू लेस देन एप्साइलन आए। इसको हम लोग लिख सकते हैं ए एन माइनस ए प्लस बी एन माइनस बी। मॉड ए प्लस बी की वैल्यू होती है लेस देन और इक्वल टू मॉड ए प्लस मॉड बी लेस देन एप्साइलन बाई 2 प्लस एप्साइलन बाई 2 फॉर एवरी एन इज ग्रेटर देन और इक्वल टू m। दिस implies that mod a n plus b n minus a plus b less than epsilon for every n greater than m। ये इसको यहीं पे लिख दे रहा है। ठीक, इससे सीधे सीधे आपको मिल जाएगा दिस इम्प्लाइज लिमिट n टेंड्स टू इनफाइनाइट ए एन प्लस बी एन इज इक्वल टू ए प्लस बी। उतारो पूरा ऐसा उतार लीजिए, यही इसका प्रूफ है। बाकी नेक्स्ट वन पे